नमस्कार एवरीवन, मैं वर्तिका गुप्ता स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। तो ये हमारी 7 मिनट सीरीज़ के थर्ड वीडियो है, जिसमें मैं आज इतिहास और भूगोल के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर कराऊंगी कि मात्र 7 मिनट में। ठीक है। और दूसरी बात ये कि आप वीडियो शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। तो पहला पॉइंट है हमारा कि मुग़ल बादशाह ने 12 अगस्त 1765 को, डेट इंपॉर्टेंट है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया था। यानी कि बंगाल का जो दीवान था वो कब तैनात किया था? 12 अगस्त 1765 को तैनात किया था। अब बंगाल, अब ये अगली लाइन मैंने लिखी है, रॉबर्ट क्लाइव को बिहार और उड़ीसा की दीवानी दी थी। तो असल में था क्या कि बंगाल के जो गवर्नर थे वो रॉबर्ट क्लाइव ही थे ना। तो उन और बिहार और उड़ीसा बंगाल के अंडर में ही आता था, ये प्रेसिडेंसीज बंगाल के अंदर में आती थी। इसी वजह से ये मैंने ये लाइन लिखी हुई है और एनसीईआरटी में गिवन भी है। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं, गलती हो जाती है, फिर से मैं बता रही हूँ, इसीलिए आप वन लाइनर समझ के ना याद रखिएगा, स्टेटमेंट की स्टोरी फॉर्म करिए। नेक्स्ट, अच्छा, 1765 में दीवानी का मतलब होता है राजस्व प्राप्त होना। अब इनको इस जगह से राजस्व, इनका खर्चा पानी निकलने लगा था कंपनी का। तो हुआ क्या, 1765 से पहले फिर कैसे मिलता था इनको पैसा, कहाँ से इनकी बचत होती थी? तो ब्रिटेन से ये लोग क्या करते थे, सोना और चांदी का सामान मंगाते थे, उसको यहाँ पे बेच करके बंगाल में ये सामान खरीदते थे और फिर आगे फिर ये ब्रिटेन में जो यहाँ की कीमती चीज़ें थी, जो यहाँ अच्छा होता था, जैसे कपास वगैरह यहाँ अच्छा होता था, तो उसको फिर वहाँ जाके बेच दिया जाता था। लेकिन हुआ क्या, 1770 में पड़ा बंगाल में अकाल और 1/3 आबादी हो गई समाप्त। तो अब इनको हो गई दिक्कत। तो अब इनको चाहिए था पैसा, कंपनी को क्या कहाँ से आता, इसीलिए अब हम पढ़ेंगे 3 बंदोबस्त व्यवस्था। ठीक है, 3 राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्थाएं जो कि कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं और सीटेट में तो पूछी जाती हैं। पहली है स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त का नाम आपने बहुत सुना होगा। ये कब शुरू हुआ था? 1793 में शुरू हुआ था। किसने शुरू किया था? ये जो गवर्नर जनरल थे चार्ल्स कॉर्नवालिस ने शुरू किए थे। ये लोग अपना नहीं जाते थे डायरेक्ट लेने के लिए राजस्व, ये जगह जगह पे जो राजा या तालुकदार थे, जिनके पास ज़मीनें होती थी, उनको जमींदार नियुक्त कर दिया था। उनका काम था आगे जा करके राजस्व लेना। लेकिन इसको स्थायी क्यों बोला गया, ये समझना इंपॉर्टेंट है। इन्होंने फिक्स कर दिया था राजस्व कि हमको राजस्व बस इतना ही चाहिए, आगे जमींदार को जो भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा वो जमींदार रखेगा ताकि खेती में सुधार ला सके। याद रखिएगा, जमींदार कुछ अच्छा ही सोचा था ना, सोचा कि खेती में सुधार करने की आवश्यकता है तो जमींदार खेती में सुधार कर लेंगे। लेकिन जमींदारों ने क्या किया, कुछ सुधार उधार नहीं किया, वो जानबूझ के ज़्यादा और लगान लेते थे और कंपनी को तो फिक्स अमाउंट देते थे और अपना एक्स्ट्रा प्रॉफिट लेने लगे। अच्छा, जमींदारों के साथ एक व्यवस्था और रखी गई थी कि अगर वो लगान समय से नहीं चुकाते थे कंपनी थे तो उनसे जमींदारी छीन ली जाती थी। इसीलिए जमींदार लोग जानबूझ के वो गलत तरीके अपनाते थे लगान लेने के या राजस्व लेने के। अब अगली व्यवस्था हम पढ़ेंगे, महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत 1822 में हार्ड मैकेंजी ने की थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बंगाल प्रेसिडेंसी, ये महालवाड़ी व्यवस्था फैली कहाँ थी? ये बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम, यानी कि बंगाल, ये बंगाल वाला एरिया है, उसके उत्तर पश्चिम एरिया यानी कि यूपी के आसपास वाले क्षेत्र में फैली थी ये। और महाल का अर्थ क्या होता है? महाल का अर्थ होता है एक गांव या गांव का समूह। ठीक है, ये लाइन याद रखिएगा, स्टेटमेंट में मिलती है लाइंस। अगला है कि इसमें महाल, अब इसमें राजस्व कैसे प्राप्त होता था? तो इसमें महाल से होने वाले राजस्व का हिसाब पहले लगा लिया जाता था। महाल का मतलब है गाँव, जैसे मान लीजिए गाँव है, अब गाँव में जितनी खेती उनको नाप करके इन्होंने अंदाजा लगा लिया कि राजस्व कितना मिलेगा। और इसमें अब की बार फिक्स नहीं रखा गया राजस्व, अब की बार इन्होंने समय समय पे संशोधन भी होता रहेगा कि अगर मान लीजिए पैदावार अच्छी हुई तो संशोधन कर दिया कि अब की बार हमको राजस्व इतना चाहिए। और कंपनी को जो राजस्व चाहिए होता था वो कौन देता था? गांव का मुखिया देता था। ठीक है, वहाँ जमींदार देता था, यहाँ गांव का मुखिया देता था। ठीक, अब नेक्स्ट व्यवस्था हम पढ़ेंगे रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी? ये दक्षिण भारतीय इलाकों में शुरू हुई थी। रैयत का मतलब होता है किसान। पहले इसकी शुरुआत कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने की थी। ठीक है, लेकिन बाद में इसको विकसित किया है टॉमस मुनरो ने, इसीलिए दोनों नाम इंपॉर्टेंट है। पहले रीड ने शुरू किया था, फिर मुनरो ने इसको विकसित किया है। मुनरो कहाँ के गवर्नर थे? मद्रास के गवर्नर थे 1819 से 1826 तक। अब इसमें रैयत में था क्या? अब नाम से ही पता चल रहा है, महाल में गांव का मुखिया देता था यानी कि गांव देता था, रैयत में किसान डायरेक्ट देगा। ठीक है, तो इनका जो मुनरो थे ये बहुत अच्छे थे, इनका मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए, तो डायरेक्ट किसान इनकी राजस्व देंगे, भरपाई करेंगे। ज्योग्राफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है मानचित्र, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन पक्का आता है, आप प्रीवियस उठा के देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलेगा। मानचित्र कितने प्रकार के हैं? मेनली 3 प्रकार के पढ़ेंगे, भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र। इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखा है, एक एक लाइन
इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियाँ जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों को दर्शाने वाले जो मानचित्र होते हैं उनको भौतिक यानी कि फिजिकल मैप बोलते हैं। और पॉलिटिकल मैप क्या होता है, यानी कि राजनीतिक मैप वो होते हैं जिनमें राज्यों, नगरों, शहरों, गाँव, विश्व के देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं का, यानी कि विश्व के देश नहीं होते हैं, ये ना समझिएगा, विश्व के देश के साथ और हमारे राज्यों के साथ जो सीमाएं होती हैं, ठीक है, जैसे भारत नेपाल की सीमा, वो बाउंड्री होगी। अब है थीमेटिक मानचित्र क्या होता है। थीमेटिक मानचित्र में सड़क, वर्षा, वन यानी कि वृक्ष कहाँ पे ज़्यादा हैं, उद्योग आदि के वितरण को मानचित्र पे दर्शाया जाता है। कि मानचित्र के कितने घटक होते हैं, यानी कि मानचित्र के कितने कंपोनेंट हैं, 3 हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। अब दूरी मैंने लिखा नहीं क्योंकि मैं बता देती हूँ, जैसे आपको पता होगा कि अगर मान लीजिए 500 किलोमीटर है तो उसको हम लोग यहाँ दिखा देते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर बराबर 500 किलोमीटर। तो इस टाइप में दूरी रहती है। इससे क्वेश्चन आया नहीं है इसीलिए मैंने नहीं डाला था। अब यहाँ पे मैं दिशा बताऊंगी। तो दिशा मेनली 4 जो प्रधान दिग्बिंदु किसे बोला जाता है, ठीक है। 4 मेन जो डायरेक्शंस होती हैं वो है पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये तो सबको पता है। अब इसके अलावा जो 4 एक्स्ट्रा होती हैं इनके बीच में पाई जाती हैं जो सब डायरेक्शंस हैं वो है उत्तर पूर्व ये हो जाएगी, दक्षिण पूर्व ये हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम हो जाएगी। दिक सूचक क्या होता है, दिक सूचक है ये, दिक सूचक का मतलब होता है कंपस। देखा होगा आपने पिक्चरों में, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ। तो जब ये लोग जंगल में खो जाते हैं तो ये कंपस की सहायता से ये दिशा प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। इनमें चुंबकीय सुई लगी होती है जो दिशा का निर्धारण करती है और ये हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही होती है, ठीक है। सामान्य रहने पर उत्तर दक्षिण दिशा में ही होती है। यहाँ से क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में पक्का मिलेगा। रूढ़ प्रतीक क्या होते हैं, रूढ़ प्रतीक वो प्रतीक होते हैं जो अंतरराष्ट्रीय सहमति होती है। जैसे मान लीजिए कि नदियों के लिए इन्होंने नीला रंग लिया हुआ है, ठीक है, नदियों के लिए नीला रंग लिया हुआ है, पर्वतों के लिए भूरा रंग लिया हुआ है, ऐसा साइन बनाया हुआ है, ठीक है। और पटरियों के लिए, रेल की पटरियों के लिए ये ऐसा साइन बनाया हुआ है। तो ये जो साइंस हैं ये ना सिर्फ इंडिया में यूज़ किए जाते हैं बल्कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पे भी यूज़ किए जाते हैं। तो पॉइंट है कि रेखा चित्र मानचित्र क्या होता है, जो पैमाने पर आधारित ना होकर, जो केवल याददाश्त के आधार पर। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने दोस्त से पूछे कि तुम्हारा घर किधर है तो वो ऐसे बताएगा कि हम, ये तुम्हारा घर है, यहाँ से सीधे जाओ, फिर लेफ़्ट लो, फिर राइट लो, फिर यहाँ मंदिर पड़ेगा। ये जो वो होता है, मतलब ये जो याददाश्त के आधार पर मानचित्र बनाया जाता है उसको हम रेखा चित्र बोलते हैं। अब एक खाका क्या होता है, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र, ठीक है। स्टेटमेंट वाइज आता है इसलिए पूरी लाइन डाल दी है। जैसे मान लीजिए कमरे, जहाँ आप देखे होंगे कि जो कमरे का लंबाई चौड़ाई वाला हिस्सा होता है वो खाके में रखा जाता है, कितनी लंबाई है इतनी चौड़ाई है, यही खाके में आ जाता है।